सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह वीडियो कक्षा 12 एनसीईआरटी भाग 2 एनसीईआरटी वितान भाग 2 के पाठ जूझ, जिसको लिखा आनंद यादव जी ने, उससे लिया गया है। इसके पहले और दूसरे भाग में मैंने जो वीडियो भेजा गया था उसमें लेखक की परेशानी, मतलब शिक्षा ग्रहण करने की परेशानी जो थी उसको दर्शाया गया था, और कैसे वह अपनी माँ से मिलकर योजना बनाता है और दत्ताराव जी के पास अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। और दत्ताराव जी किस प्रकार उसके पिता को बुलाते हैं और उससे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह बालक का तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है, इसे पढ़ने दो। तो इसमें कुछ बातें भी हैं कि जिस प्रकार माँ और बेटे ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि दत्ताराव जी से अपने दादा को फटकार लगवाएंगे और बच्चे को अपने स्कूल भिजवाने की कोशिश की जाएगी। इसमें यह दर्शाया गया था, जो दो भाग मैंने पहले पढ़ाए थे। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा, खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के के भविष्य की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक मतलब उस बालक से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला ना जाने दो तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ। अब देखिए, कहते हैं, अब जैसे ये बात कहते हैं तो लेखक का दादा क्या कहता है, अपने बचाव पक्ष में झूठ और सही दोनों मिलाकर वह बात प्रस्तुत करता है। कहता है कि मैंने कब मना किया है, मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा सा गलत सलत आदत पड़ गई थी। गलत सलत आदत मतलब उल्टी सीधी आदतें पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। मतलब पाठशाला बंद कर दिया जाना और अपने घर पर रख लिया है, नज़रों के सामने रख लिया है, ताकि ये जो गलत है, उल्टी सीधी आदतें हैं, छोड़ दें। कैसी आदतें? चाहे जैसी। उसके पिता पूछते हैं, दत्ताराव जी कैसी आदतें? तो कहता चाहे जैसी। उसका पिता यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, मतलब गोबर का बना छोटा छोटा जो भाग बनाकर सुखाते हैं उसको कंडा बोला जाता है। तो वो बोलता है कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। कहने का मतलब लेखक कहता, पिताजी ने मेरे ऊपर अचानक झूठ और सही बातों का पूरा जमावड़ा लगा दिया दत्ताराव जी के पास। अब दत्ताराव जी तुरंत मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं, क्या रे छोकरे? कहने का मतलब क्यों, ऐसा सही कह रहे हैं तुम्हारे दादाजी? नहीं जी। कहता नहीं जी, एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दीजिए। तो पटा मतलब मेले में जाने पर कई तरह के खेल होते हैं, उसमें पैसे लगाया जाता है। पैसे लगाने का मतलब है कि जैसे जुआ लोग नहीं खेलते, उस तरह का होता है कि मैंने इस पर इतना पैसा लगाया है, अगर जीत गया तो इसका डबल मेरा होगा, और हार गया तो मेरे जो पैसे लगाए हैं वो चले जाएंगे। तो एक बार बोला कि ऐसे एक बार मेले में ऐसे मैंने पैसा लगा दिया था। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बिन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ और सच मिलाकर ठोक दिया। कहने का मतलब मैंने भी झूठ और सच दोनों मिलाकर, जिस तरह पिताजी बोले थे वैसे मैंने भी कह दिया। आगे चलते हैं। अब यह सब बंद कर, दत्ताराव जी कहते हैं लेखक से, अब यह सब तू बंद कर दे और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी? कहने का मतलब नापास का मतलब कभी फेल तो नहीं हुआ है, अनुत्तीर्ण तो कभी नहीं हुआ है? नहीं जी। लेखक कहता है नहीं जी नहीं, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में बैठ ही नहीं पाया। कहने का मतलब पाठशाला स्कूल जाना ही मेरा बंद करवा दिया, तो इसलिए मैं परीक्षा में बैठ ही नहीं पाया, तो फेल होने या अनुत्तीर्ण होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब एक तरफ देख रहे हैं कि दत्ताराव जी उसके पिता को बुलवा कर लेखक के सामने सारी बात पूछते हैं कि उसको पढ़ने क्यों नहीं जाने देते, क्यों ऐसा कर रहे हो। और उसके बाद
फिर लेखक के पिता के सामने ही बच्चे की जो उल्टी सीधी हरकतें तो उसको भी पूछ रहे हैं कि कैसे उसको सुधारा जाए। तो लेखक के जीवन में एक बात दो बात तो आपको एकदम दिमाग में रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि शुरुआत में लेखक की परेशानी विद्यालय जाने की थी या पढ़ने की थी, शुरुआत में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अपनी माँ से बातचीत करता है लेखक, कैसे एक योजना के तहत लेखक अपनी पढ़ाई या पढ़ने के लिए कैसे प्रयासरत है, ये इसका मूल भाव है। समझिए इसको कि वह अपनी माँ से बात करता है, माँ भी डरती है, जानती है कि ये कार्य पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसके दिमाग में एक बात रहती है, वो जानता है थोड़ा कि दत्ताराव जी का बड़ा मान सम्मान लोग करते हैं, पिता भी मेरा करता है, तो माँ से एक योजना बनाकर अपनी शिक्षा देखिए हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। वो अपनी माँ के साथ दत्ताराव जी के पास पहुंच जाता है और वहाँ फिर दत्ताराव जी उसके पिता को बुलवा लेते हैं। पिता की मार से तो डरता था, लेकिन जानता था दत्ताराव जी के कहने पर वो मेरा कुछ नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे भी नहीं और मुझे स्कूल भी भेजेंगे। तो इस तरह अपनी योजना में वो कैसे सफल होता दिखाई दे रहा है। देखिए हर जीवन में, सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, कोई ऐसे ही नहीं अपने सामान्य रूप से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। किसी को पैसे की कमी है, वो उसकी एक कठिनाई होती है, किसी को सुविधाओं की कमी है जिसकी वजह से वो कठिन परिस्थितियों में पड़ जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो जीवन में हर तरह की किसी न किसी प्रकार की समस्याएं लोगों को रहती है, लेकिन जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वह इन कठिनाइयों, इन समस्याओं और इस तरह के विघ्न और बाधाओं को तोड़कर लांघता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये इसका मूल भाव दिखाने की कोशिश की है। जूझ जूझ मतलब कहते हैं ना कि वो तड़प, वह जूझ, वह संघर्ष होना चाहिए आप में किसी लक्ष्य को पाने के लिए, तो यही दिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब कहते हैं दत्ताराव जी, अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। अब घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ। उसके पिता से दत्ताराव जी कहते हैं, अरे बच्चा है, छोटा है, एक आध बार सिनेमा चला गया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ। मतलब कभी कभार खेलने चला गया, कभी कभी कभार सिनेमा देखने चला गया, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है। ये तो सामान्य रूप से देखना चाहिए, मनोरंजन का काम होता है, इसमें वह उल्टी सीधी कौन सी हरकतें करता है। इस बात पर उसका पढ़ना लिखना क्या बंद करवा देना उचित है, क्या ऐसा करना चाहिए। तो यह सवाल वह दत्ताराव जी उसके दादा से पूछते हैं। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं, एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस ना चला था, मतलब वो मजबूर था दत्ताराव जी के सामने, उनकी बात को मना नहीं कर सकता था। उनका मान सम्मान और लोगों का अपना एक व्यक्तित्व होता है जिससे लोग चाहकर भी मना नहीं कर पाते। वही चीज़ दादा के पास देखने को मिलती है। वह चाहकर भी इस बात को मना नहीं कर सकता था कि उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। फिर बहाना लगाता, चलो ठीक है, एक साल देख लेते हैं, अगर सुधार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो करना है उसको आगे करेगा। फिर खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। अब देखिए वहाँ से चले आते हैं दोनों बाप बेटे, यहाँ देखिए खाना कैसे खा रहे हैं। ये तो दत्ताराव जी बैठे हैं, ये नीचे उसका पिता बैठा हुआ है, चित्र में दिखाई दे रहा है, और लड़का खड़ा हुआ है। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत में हाजिरी होना चाहिए। देखिए इसका संघर्ष, कैसे शिक्षा ग्रहण करने का संघर्ष, पिता ने सारे बंधन, सारी समस्याएं बना कर रखी है उसके लिए, लेकिन वो कैसे तैयार है इन समस्याओं का सामना करने के लिए। कहते हैं कि दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना, मतलब आ जाना, 11 बजे तक पानी लगाना, मतलब 11 बजे तक खेत में पानी देना है। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर मतलब गाय भैंसों को चराने की बात की जा रही है कि घंटा भर तो ढोर अर्थात गाय भैंस चराएगा। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे, गैर हाजिरी मतलब अनुपस्थिति लगाना, जाना मत। मंजूर है का, पूछते मंजूर है का, ये सारी बातें यदि मंजूर है तो तू पाठशाला जा। कहने का मतलब सारी विघ्न बाधाएं
लेखक के सामने प्रस्तुत की जा रही है उसके पिता द्वारा। सबसे पहले सुबह 11 बजे से स्कूल होता है, तो सबसे पहले सुबह आ जाना और घर खेत का काम करना, फिर पानी लगाना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से लौटने के बाद बस्ता घर पे रखना, फिर वापस चले आना, खेत में काम करना। इस तरह की बातें उनको करें, मतलब गाय भैंसों को चराना, सारी समस्याएं उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब लेखक बहुत दुखी मन से हाँ कहता है, हाँ ठीक है, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मैं आनंद में से उमड़ रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। ये उनका पिता कहता है, मैं सवेरे सवेरे खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गाँव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। मतलब यहाँ पर दादा बहुत क्रोधित है, अत्यधिक क्रोधित है। वो कुछ न कुछ डांट फटकार उसको लगा रहा था। और साथ ही साथ बैरिस्टर होना, बैरिस्टर का मतलब होता है वकील। कह रहे हैं कि बहुत पहले के टाइम में, पहले के समय में जो बहुत अधिक पढ़ लिख लिया करता था तो वकालत किया करता था। तो वही यहाँ उपमा दी जा रही है कि तू बहुत पढ़ लिख कर बैरिस्टर नहीं बन जाएगा। अगर खेत में स्कूल से लौटने के बाद खेत में नहीं आएगा तो जहाँ भी रहेगा, गाँव में कहीं भी खेलते मिल गया तो तुझे वहीं पीटूँगा। तू इतना पढ़ लिख कर बैरिस्टर नहीं बन जाएगा। यह बात वो कहते हैं। और वह नीचे गर्दन झुकाकर बालक खा रहा होता है। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। मतलब इस तरह किसी तरह पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती की काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। देखिए, ये बच्चे की अपनी सफलता का जो आनंद होता है, संघर्ष करके जो कोई चीज़ प्राप्त होती है ना, उससे उत्तम आनंद जीवन का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर लेखक कि स्कूल जाने की जो इच्छा थी, जो एक लक्ष्य था कि स्कूल जाना है मुझे कैसे भी करके, आज वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वह इस आनंद में विभोर हो गया। उसको वहाँ की छड़ी की मार, गर्मी, धूप, ठंडी सब आनंदमय लगती है। तो ये सारी चीज़ें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद कुछ भी नहीं होती। आनंद, सुख, सौंदर्य मिलता है, हर्ष का आभास होता है। फिर आगे चलते हैं। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। 5वीं नापास की जो टिप्पणी लोग किया करते कि 5वीं में अनुत्तीर्ण हो गया है, फेल हो गया है, वह नाम के आगे मेरे लगा हुआ था। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। कहने का मतलब मैं 5वीं क्लास को ही छोड़ दिया था, 5वीं कक्षा में ही था तभी स्कूल छोड़ दिया था। और 5वीं में मेरे रजिस्टर में मेरे नाम के आगे अनुत्तीर्ण लिखा गया था, फेल लिखा गया था। और जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे वे आगे बढ़ गए, 1-2 कक्षा आगे बढ़ गए और मुझे कोई पहचानने वाला कोई नहीं था उस कक्षा में। चूँकि मेरे जितने साथी मित्र थे सबने पढ़ाई की और आगे बढ़ गए। नए बच्चे आ गए। 1-2 बच्चे थे जो मुझे, मेरे गली के, जो मुझे पहचानते थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ता है। मतलब मुझसे कम उम्र के जो थे और कम बुद्धि वाले थे उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने हुए थैले में उन्हें ले आया था। लट्ठे के बने हुए, जैसे जूट नहीं होता, जूट एक प्रकार का
मतलब जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे बाज़ार में, मार्केट में जूट की रस्सियाँ मिलती हैं, तो उसी रस्सी से बनाया हुआ थैला था उसके पास। तो वही बता रहा है कि लट्ठे के बने थैले में से उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। कहने का मतलब, जिस प्रकार कोई अड्डे पर पोटली संभाल कर अपना सामान संभाल कर रखता है, उसी प्रकार मैं अपनी पुरानी पुस्तकों को उस बस्ते में संभाल कर रखा हुआ था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है। यह गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। कहने का मतलब, जब कोई बालक नया आता है तो बच्चे किस प्रकार खिल्ली उड़ाते हैं, किस प्रकार उसकी तरफ देखते हैं, क्या मनोभाव होता है, यहाँ वही देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों को कहीं नए स्थान पर जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो किस तरह का मनोभाव पूरी कक्षा का रहता है आपके प्रति, और आप क्या सोचते रहते हो, वही हालत आज लेखक की हुई है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी की रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। कहने का मतलब, मेरा जो पहनावा था वह भी कोई ख़ास अच्छा नहीं था। लोग मुझे घूर रहे थे, देख रहे थे। इस तरह देखने को यहाँ पर मिला है। देखें तुम्हारा गमछा है, बच्चे कैसे खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो चौहान लड़का है, वो किस तरह खिल्ली उड़ा रहा है। कहते हुए मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया। थोड़ा सा मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगा। किस तरह टीचर से डरते हैं बच्चे, उसका मनोभाव यहाँ देखने को पहले तो अध्यापक का नाम सुनते ही जान सूख जाती थी कि अब क्या होगा, कितनी मार पड़ेगी। ये सोच कर ही दिल दहल जाता था। गमछा एक शब्द है, उस पर रिमार्क किया गया है। तो गमछा एक पतला कपड़ा होता है, जिसे तौलिया भी कहते हैं, वही है। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात की उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। मतलब मेरे बारे में और बातचीत की और फिर अंत में ब्राह्मण की कविता सुनाने लगे। तो ये आज का यहीं, अगले भाग को हम अगले दिन लेकर प्रस्तुत होंगे। यदि बच्चों ये कहानी, यह उपन्यास समझ में आ रहा, अपना उपन्यास का जो अंश है, तो ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।